So guys, Assalamualaikum guys, welcome back to O levels business studies class. हमारे पास जो लास्ट क्लास के अंदर वी आर डन विद द entrepreneur and the qualities of the successful entrepreneur along with the topic of business plan. Okay, what is business plan? What are the elements of the business plan? And we discuss the advantages and disadvantages of the business plan. So we are done with this area. Now we are heading towards and we are moving forward. So we are done with this business growth according to our checklist. We are done with the objectives of growth, problems of business growth, characteristics of successful entrepreneur, business plan. अब यहाँ पे हमारे पास small businesses and methods of measuring the size of the business है. It's an objective of our class. आज की क्लास का टारगेट ये है कि हम इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट. हमारे पास there is a topic that is known as methods of measuring the size of business. अब इट्स अ शॉर्ट टॉपिक. हमारे पास एग्जामिनर इसको असेस तो करता है हमारे पास, लेकिन एग्जामिनर की जो असेसमेंट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वो इतनी ज़्यादा नहीं है. और अगर है भी हमारे पास तो 2-4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम आते हैं. बट वी नीड टू कवर, क्योंकि ईच एंड एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट एज वी नो. तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं. हमारे पास द थिंग इज मैथड्स ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस. द साइज ऑफ द बिजनेस को मैथड के थ्रू हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू साइज ऑफ द बिजनेस को मेजर किया जाता है. अब नाउ व्हाट इज नोन एज बिजनेस साइज. बिजनेस साइज का मतलब है कि बिजनेस किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है. व्हाट इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज नोइंग द बिजनेस साइज. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस. लेकिन वो बात की बात है, पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस का रीजन क्या है. वाई वन पर्टिकुलर बिजनेस मेजर इट्स साइज एंड कंपेयर इट विद द अदर्स. तो यहीं पे हमारे पास एक रीज़न है कि लेट सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आई एम द पार्ट ऑफ द मार्केट एंड आई एम द पार्ट ऑफ द कंपटीशन. मेरे अलावा दूसरे भी टीचर्स हैं, या मेरा कोई बिजनेस है तो इसके अलावा मेरे दूसरे भी बिजनेसेस हैं जो कि compete कर रहे हैं एंड दे आर नोन एज द competitor ऑफ माइंड. तो इन ऑर्डर टू नो द स्टैंडिंग बिटवीन अदर, या इन ऑर्डर टू नो द स्टैंडिंग अमंग्स द अदर कंपैटिटर्स, कि मेरी स्टैंडिंग क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मेरी पोजीशन इन द मार्केट क्या है, मेरी स्टैंडिंग क्या है, और मेरा कंपैरिजन विद द अदर कंपैटिटर्स क्या है. तो बड़े बड़े बिजनेसेस भी हर साल या अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी साइज को मेजर करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी स्टैंडिंग क्या है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न. नंबर टू, अगर मुझे अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है, मतलब मैं अपनी अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, आफ्टर 4-5 ईयर्स 10 ईयर्स, मेरी अब पोजीशन, मेरे साइज ऑफ द बिजनेस क्या है. लेट्स सपोज अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एंड आई हैव सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आफ्टर द ईयर्स आई एम गोइंग टू मेजर द साइज ऑफ माई बिजनेस इन ऑर्डर टू नो कि मैंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन था वो कितना अचीव हो गया. So these are the two reasons. Number one, in order to compare my position with the other competitors in the market. Number two, for the self evaluation and for the self analysis कि मैं previously अगर मेरा objective of expansion था तो उसको मैंने कितना achieve कर लिया है. So these are the reasons जिसकी वजह से businesses किसके अंदर involved होते हैं, measuring the size of the business. Now we have different methods of measuring the size of the business. तो कुछ भी नहीं है, डिस्कशन बहुत है. आई एम गोइंग टू स्पीक अलॉट. इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन तो आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, और आपको अपने पास नोटबुक होनी चाहिए. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और तो आप एंड में पूछ लिएगा, लेकिन इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर पॉइंट दैट इफ़ यू फाइंड कि हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसे लिख सकते हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, नंबर वन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. अब एक बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 वर्कर्स हैं और एक बिजनेस के अंदर हमारे पास 100 वर्कर्स हैं. तो इसका मतलब क्या है कि बाय यूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज अ मेथड, जो बिजनेस बी है दैट हैज 100 एम्प्लॉयज इज ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल और इट हैज द बिगर साइज एज कंपेयर टू द बिजनेस ए. क्योंकि बिजनेस ए के अंदर 50 वर्कर्स हैं और बिजनेस बी के अंदर हमारे पास 100 वर्कर्स हैं. तो ऑटोमेटिकली बाय लुकिंग एट द नंबर्स वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड वी कैन ईजिली मेजर दैट बिजनेस बी हैज़ द हाइस्ट नंबर और द हाई नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज.
अब ये तो बहुत आसान चीज़ है, तो सर इतना आसान तो नहीं होगा। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम जब मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा बिजनेस भी लेबर इंटेंसिव होना चाहिए एंड द अदर बिजनेस फ्रॉम विच वी आर कंपेयरिंग आवर बिजनेस, वो भी लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। सर मतलब क्या है लेबर इंटेंसिव का? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव एक छोटा सा टॉपिक है जो कि यूनिट 4 ऑपरेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ समझ लें। देखो, लेबर इंटेंसिव वर्ड पे जाओ। लेबर इंटेंसिव, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, एक होता है लेबर इंटेंसिव दैट मींस वर्कर्स, लेबर इंटेंसिव, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है हमारे पास कि लेबर की इंटेंसिटी या नंबर ऑफ वर्कर्स एज कंपेयर टू मशीनरी इन द बिजनेस प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये है हमारे पास लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिटी ऑफ द लेबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू मशीनरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% हमारे पास लेबर ही है, मशीनरी है, लेकिन हमारा जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है और लेबर नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा है एज कंपेयर टू मशीनरी। इसी तरीके से भी हैव कैपिटल इंटेंसिव। तो बच्चा बोलते हैं सर कैपिटल इंटेंसिव के अंदर क्या हमारे पास लेबर नहीं होगी? होगी, लेकिन रेशियो ऑफ मशीनरी एज कंपेयर टू लेबर ज़्यादा है। The dependency of the production process is more on the machinery as compared to labor, so that's why it is known as capital intensive. अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि लेबर इंटेंसिव बाय नेचर ही होते हैं। आई एम रिपीटिंग, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाय नेचर होते ही लेबर इंटेंसिव हैं। जरा मतलब हॉस्पिटल। अब एक हॉस्पिटल है हमारे पास, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल इक्विप्ड है, दे हैव ऑल दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेल इक्विप्ड है, लेकिन दे डू नॉट हैव द डॉक्टर्स, दे डू नॉट हैव दैट मच स्किल्ड डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सर्जन्स, नर्सेज और ये सब। तो क्या वो हॉस्पिटल ऑपरेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? मेडिकल स्टाफ के ऊपर है, लेबर के ऊपर है। तो अगर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इक्विपमेंट है, वेल इक्विप्ड है, लेकिन दे डू नॉट हैव द डॉक्टर्स, तो क्या हॉस्पिटल ऑपरेट कर सकता है? नहीं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सिस्टम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो मेन ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टीचर्स के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स के ऊपर। तो अगर वहाँ पे फैकल्टी नहीं है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे प्ले ग्राउंड, सब कुछ है, लेकिन दैट पर्टिकुलर कॉलेज और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट डज नॉट हैव नंबर ऑफ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, तो क्या वो एजुकेशन सिस्टम रन हो सकता है? नो। तो बाय नेचर ही उनकी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? लेबर के ऊपर। इसी तरीके से वी हैव कैपिटल इंटेंसिव। लेट्स सपोज एक ऑयल रिफाइनरी है, तो लेबर तो होगी वहाँ पे, लेकिन रिफाइनरीज के अंदर और जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगी? मशीनरी। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसके अंदर लेबर होती है, लेकिन उनकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो फैक्ट्री की किसके ऊपर है? मशीनरी के ऊपर। तो दे दैट्स वाई दे आर नोन एज कैपिटल इंटेंसिव। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस अगर लेबर इंटेंसिव है एंड वी आर चूजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज अ मैथड, तो हम दूसरे बिजनेस को जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक श्योर वो भी लेबर इंटेंसिव हो। तो मतलब एक कॉलेज विद द नंबर ऑफ टीचर्स कैन कंपेयर द साइज ऑफ द अनदर कॉलेज विद द नंबर ऑफ टीचर्स। अब लेट सपोज एक पर्टिकुलर कॉलेज ए है, उसके अंदर 50 टीचर्स हैं, और एक कॉलेज बी है, उसके अंदर हमारे पास 80 टीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली कॉलेज बी इज ऑपरेटिंग एट द बिगर साइज और एट द लार्ज साइज एज कंपेयर टू द कॉलेज ए, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टीचर्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का जब भी आप मेथड यूज़ करेंगे, तो यू नीड टू मेक श्योर कि हमारा बिजनेस लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। दैट्स अ केस। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का मेथड यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे लेबर इंटेंसिव के साथ ही कंपेयर करेंगे कि आपका बिजनेस भी लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, एंड द सेकंड बिजनेस फ्रॉम विच यू आर कंपेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज लेबर इंटेंसिव। इसी तरीके से वी हैव अ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज नोन एज अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? कैपिटल को अगर आप रिप्लेस कर दो मशीनरी, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें, तो अब अगर हम अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, अब लेट्स सपोज बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड। देयर आर टू एयरलाइन कंपनीज, एक है हमारे पास पीआईए, एक है हमारे पास एमिरेट्स। अब ऑब्वियसली आप बोलेंगे, आंखें बंद करके बोलेंगे, सर एमिरेट्स बड़े स्केल पे ऑपरेट करिए, बात खत्म हो गई यहाँ पे।
भाई ठीक है, आपका आर्गुमेंट सही है और आप सही कह रहे हैं, समझ तो लो। किस बेसिस पे कह रहे हो? हम यहाँ पे पीआईए को अगर कंपेयर करते हैं विद दी एमिरेट्स, नेचर ऑफ द इंडस्ट्री सेम है, बोथ आर नोन एज द एयरलाइन कंपनीज। अब अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब पता है क्या हुआ यहाँ पे? वी आर कंपेयरिंग द टू एयरलाइंस विद द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स दे हैव। लेट्स सपोज हमारे पास 50 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं पीआईए के पास, एंड एमिरेट्स हैव 250 प्लस एयरक्राफ्ट्स। तो इसका मतलब क्या है कि बाय नंबर ऑफ एयरप्लेन्स एंड बाय द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स वी आर गोइंग टू कंपेयर द साइज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि दोनों बिजनेस का नेचर ऑफ ऑपरेशन सेम है, दोनों एयरलाइन है, दोनों कैपिटल इंटेंसिव है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि एमिरेट्स इज ऑपरेटिंग एट द लार्जर स्केल और द बिगर साइज एज कंपेयर टू द पीआईए, क्योंकि अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स उसके पास ज़्यादा है। इसी तरीके से हम दो फैक्ट्रीज की बात करते हैं। अब दोनों की दोनों फैक्ट्रीज मशीन के थ्रू ऑपरेट करती हैं। तो एक फैक्ट्री के अंदर जो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज $50 million और एक का $100 million है। तो ऑब्वियसली $100 million की फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू $50 million, क्योंकि उसके पास जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है या उसके अंदर जो एम्प्लॉयड मशीनरीज और अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा है। तो लेकिन मेक श्योर अगेन, जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू बिजनेसेस जो कि कैपिटल इंटेंसिव हो। अब अगर एक बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, एक बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, तो समझो एक बिजनेस है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से क्या लेबर इंटेंसिव बिजनेस जीत जाएगा, क्योंकि उसका तो बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा होंगे। और अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से जीत जाएगा। तो ये जो कंपैरिजन है वो हमारे पास रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर चूजिंग अ मेथड, तो अब यहाँ पे मेक श्योर करेंगे दोनों बिजनेसेस लेबर इंटेंसिव हो या दोनों बिजनेसेस कैपिटल इंटेंसिव हो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट इररेलेवेंट कंपैरिजन और बिला वजह आप खुश होते रहेंगे। यहाँ तक साथ हो? नंबर थर्ड हमारे पास, दैट इज नोन एज आउटपुट। आउटपुट या फिर प्रोडक्शन लेवल। अब सर आउटपुट का मतलब क्या है हमारे पास? आउटपुट का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या फिर प्रोडक्शन लेवल, या आउटपुट दैट इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट दे प्रोड्यूस। अब एक बिजनेस है उसका आउटपुट ज़्यादा है और एक बिजनेस है उसका आउटपुट कम है, आ जाओ समझते हैं। आउटपुट के बाद हमारे पास एक और मेथड है जो कि समझना है, जो कि इंटरकनेक्टेड है हमारे पास, दैट इज नोन एज मार्केट शेयर। अब पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, मार्केट शेयर क्या है, फिर हम आएंगे आउटपुट के ऊपर और फिर मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा और आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो चीज़ें रेलिवेंट हैं और कनेक्टेड हैं। मार्केट शेयर का मतलब क्या है? मैं कहता हूं आपके सामने एक स्टेटमेंट, टोयोटा हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन पाकिस्तान। टोयोटा विच इज नोन एज द ऑटोमोबाइल कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर। इसका मतलब ये है कि अमंग्स ऑल द अदर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, किया, हुंडई, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, इन सबको जब हम कंपेयर करते हैं और इन सबको देखते हैं तो टोयोटा का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। तो इसका मतलब ये है कि टोयोटा के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, नंबर वन। फर्स्ट, टोयोटा के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, जितने भी कार यूजर्स हैं सबसे ज़्यादा जो कार यूजर्स हैं वो टोयोटा की गाड़ी बाय करते हैं, एंड टोयोटा हैज़ द हाईएस्ट कस्टमर बेस और द नंबर ऑफ कस्टमर्स। या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि हाईएस्ट मार्केट शेयर का मतलब है कि टोयोटा की हाईएस्ट सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो सेल्स हैं अमंग्स ऑल द अदर कंपनीज वो टोयोटा की हैं। सो दैट्स व्हाई टोयोटा हैज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर। और एक और चीज़, जिस बिजनेस का हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है ना, वो बिजनेस मार्केट का लीडर भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरे पास हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स मेरी हैं, तो आई विल बी नोन एज द लीडर बिकॉज आई हैव द लीडरशिप इन द मार्केट। तो मार्केट शेयर का मतलब है हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब सर ये कैलकुलेट होता है? हाँ, बता देता हूँ, समझ लेंगे आगे, फिर मार्केटिंग के अंदर आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं क्योंकि बात छिड़ी है तो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अब सर अगर मुझे मार्केट शेयर कैलकुलेट करना है तो उसका मतलब क्या है? मार्केट शेयर सेल्स ऑफ एक्स, आपका बिजनेस, अपॉन सेल्स ऑफ होल मार्केट, मल्टीप्लाई बाय
100। इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर कंपेयरिंग द सेल्स ऑफ योर बिजनेस अगेंस्ट द सेल्स ऑफ होल मार्केट एंड यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे टोयोटा की सेल्स है $20 मिलियन। ये से टोयोटा की सेल्स है और पूरी मार्केट की सेल्स इंक्लूडिंग टोयोटा हमारे पास है 100 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इतना मैथ्स तो आता है, आंसर क्लियर आ रहा है हमारे पास 20%। तो मतलब 10-12 जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा 20% मार्केट का जो कस्टमर्स है और 20% पूरी मार्केट की सेल्स है उस वो मेरे पास है। तो एक बिजनेस जिसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है तो यू कैन यूज़ कि हाँ वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस है क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स और सेल्स हैं उसकी। अब एक वापसी आते हैं इस बात पे। मार्केट शेयर हो गया, यस सर क्लियर है। मार्केट शेयर जिसका ज़्यादा होगा उसकी प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर सेल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब आई नीड टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, आई नीड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द डिमांड एंड द सेल्स ऑफ द मार्केट। तो लॉजिकली जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा उसका आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो हुआ ना कनेक्शन। अगर भाई मेरी सेल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब मैं ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और अगर मेरी सेल्स कम है तो मैं कम आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा। आउटपुट रख के भी तो नुकसान है, क्या करूंगा मैं। तो आउटपुट और मार्केट शेयर रेलेवेंट है और कनेक्टेड है। अ बिजनेस दैट हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट सो दैट द डिमांड एंड द सेल्स कैन बी सेटिस्फाइड। सो दैट्स वाई ये हमारे पास है। तो ये चार मेथड्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू यू कैन मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट वी नीड टू एनालाइज। सर ये वाला मेथड उठाते हैं, इसके अंदर सबसे फेवरेट चीज़ है एक मेरी, मैं आपको डिस्कस कर दूं। सर आपने कहा कि दो बिजनेसेस दोनों के दोनों लेबर इंटेंसिव, दोनों के दोनों लेबर इंटेंसिव हैं। अब एक के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 हैं और एक के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 हैं। तो बाय लुकिंग एट द नंबर्स, सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर की बेसिस पे, नंबर्स की बेसिस पे, यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन दैट अ बिजनेस दैट हैज 50 वर्कर्स हैज द बिगर साइज और लार्ज साइज एज कंपेयर टू द बिजनेस ए। आई डू एग्री विथ यू। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ। अगर वो जो बिजनेस ए के अंदर 20 एम्प्लॉयज हैं वो प्रोडक्टिव हैं, मोटिवेटेड हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन 50 पे भी भारी हैं और वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे बिकॉज दे आर मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्रू तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 20 है लेकिन आउटपुट उसका ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड है, वो 20-50 पे भारी हैं। Simple case that 20 employees is creating more output as compared to the 50 employees. So by looking at the numbers, 50 तो बड़ा business है लेकिन 20 ज़्यादा output produce कर रहा है, तो they are motivated and committed, loyal, productive, efficient। तो सर अब तो सर अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए there is no absolute method to compare the size of the business। कभी भी एक मेथड की बेसिस पे यू आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई एंड यू आर नॉट गोइंग टू make a judgment and the verdict। You need to use 2-3 different methods in order to get a relative comparison। एब्सोल्यूट कंपैरिजन के लिए एक मेथड कभी भी नहीं सही होगा। यू नीड टू चूज 2-3 डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू मेक द जजमेंट, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और इन ऑर्डर टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट आपके पास है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वी आर डन विद दिस। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर एक और मेथड भी तो है हमारे पास। कौन सा मेथड है? प्रॉफिट। प्रॉफिट एक बिजनेस का ज़्यादा एक बिजनेस का कम है? नो। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट इज नॉट अ method to measure the size of a business। Profit is known as one of an incorrect method when you are using it to measure the size of a business। प्रॉफिट कोई भी मेथड नहीं है जिसकी बेसिस पे यू कैन मेजर द साइज ऑफ अ बिजनेस। क्यों? हम डिस्कस करते हैं। तो सब पे प्रॉफिट क्यों यूज होता है? बट इट कैन बी यूज्ड to measure the progress
एंड द परफॉर्मेंस। प्रॉफिट बिजनेस साइज को मेजर करने के लिए यूज नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हैं टू मेजर द प्रोग्रेस एंड द परफॉर्मेंस। क्या करता है बिजनेस? हमारे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, हमारे जो उस साल हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस ईयर, कि भाई इस साल हमें 10% प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर हमें 8% प्रॉफिट हुआ था, तो 2% से द प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड। So by using profit, you can measure the size of the business, or you cannot measure the size of the business, but you can review the progress and you can measure the performance. और इसी प्रॉफिट को कंपेयर करते हो विद द अदर कंपैटिटर्स, कि भाई वो किस प्रॉफिटेबिलिटी काम कर रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो मुझे उसकी अपने अगेंस्ट परफॉर्मेंस पता चल जाती है कि हाउ वेल आई एम परफॉर्मिंग फाइनेंशियली इन द मार्केट एज कंपेयर टू द अदर कंपैटिटर्स। तो प्रॉफिट की बेसिस पे यू कैन नॉट मेजर द साइज, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट यू कैन मेजर द प्रोग्रेस एंड द परफॉर्मेंस। दिस इज द वन थिंग। तो सर प्रॉफिट क्यों नहीं? बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन है कि लेट सपोज वी हैव टू बिजनेसेस एंड दे बोथ आर ऑपरेटिंग इन द डिफरेंट मार्केट। लेट सपोज टोयोटा, आउटपुट क्या है? बहुत ज़्यादा। सेल्स क्या है? बहुत ज़्यादा। मार्केट शेयर क्या है? बहुत ज़्यादा। लेकिन व्हेन यू कंपेयर इट विद दी रोल्स रॉयस, तो रोल्स रॉयस भी कार मैन्युफैक्चरिंग है, टोयोटा भी कार मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन दोनों की मार्केट्स डिफरेंट है। टोयोटा बिलोंग्स टू द मैस मार्केट, हर किसी को बेच रहा होता है गाड़ी। रोल्स रॉयस बेचता है? नहीं, नीश है। कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो रोल्स रॉयस बाय कर रहे होते हैं। तो मार्केट्स दोनों की क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। तो जब मार्केट्स हमारे पास डिफरेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस इन मार्केट है, कि भाई नीश मार्केट का पार्ट है तो वो एक्सपेंसिव लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे हैं। आउटफिटर्स मैस मार्केट है, लुई विटॉन नीश मार्केट है। तो हमारी डिफरेंस इन मार्केट इज द थिंग। तो जो लुई विटॉन है वो एक पर्स 4 लाख 5 लाख रुपए का बेचता है, आउटफिटर्स 5,000 रुपए का बेचता है। तो दैट इज अ केस कि मार्केट डिफरेंट है। फिर दूसरी हमारे पास डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस उसका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है तो वो अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करेगा, लेकिन एक बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। दोनों बिजनेसेस की जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दे बोथ हैव द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिफरेंट होगी हमारे पास। एक्सपेंशन करने वाला री इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम करके प्राइसेस को लो करके ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है वो ग्रो होके एक्सपैंड होके अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। सो डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट बिकम्स इररेलेवेंट व्हेन यू यूज इट टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। बट आप अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो विद द प्रॉफिट ऑफ द अदर बिजनेसेस इन ऑर्डर टू नो योर परफॉर्मेंस, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। और प्रीवियस ईयर्स के साथ भी अपने प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट कि हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग। प्रीवियस ईयर में क्या प्रॉफिट थे और अभी आपका क्या प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट इज नॉट अ मैथड, बाकी ये सारे के सारे हमारे पास मैथड्स हैं दैट यू कैन यूज टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। So now we are done with the methods of measuring the size of the business. Now we are heading towards problems of small businesses and startups। हम ये साथ ही करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं स्मॉल बिजनेसेस के और स्टार्टअप्स के, जिसकी वजह से दे लीड टू द फेलियर। So, what are the problems? What are the barriers that are faced by the startups and the problems of the small scale businesses which might lead to the failure? क्या लैकिंग्स होती हैं, क्या बैरियर्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बिजनेसेस फेस करते हैं, वो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। तो सर आ जाए क्या है? सबसे पहला हमारे पास है दैट इज नोन एज लैक ऑफ कैपिटल। अब मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैं स्मॉल बिजनेसेस की भी बात करूंगा और स्टार्टअप्स की भी बात करूंगा। अब से ये जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, इनके पास लैक ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स उनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग एट द स्मॉल स्केल, तो उनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। और प्रॉफिट है अगर तो वो उससे अपनी नीड्स को और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्मॉल है तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है। सेकेंडली जो ओनर्स हैं वो उनकी अपनी सेविंग्स और अपनी इन्वेस्टमेंट पे बिजनेसेस क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। और जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और जो स्टार्टअप्स होते हैं, दे डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ द बैंक लोन। सर बैंक उन्हें लोन क्यों नहीं देता? एंड वाई द स्मॉल बिजनेसेस एंड द स्टार्टअप्स फेल? अब स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं इन एक्वायरिंग लोन एंड स्मॉल बिजनेसेस को लोन क्यों नहीं मिलता? तो आ जाए रीजन अंडरस्टैंड करते हैं।
हमारे पास, दे डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ लोन। वाई? नंबर वन, हमारे पास इन इफेक्टिव बिजनेस प्लान। एक स्टार्टअप है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसने बिजनेस प्लान बनाया है, बट नाउ दैट पर्टिकुलर बिजनेस प्लान सीम्स इनइफेक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव टू द बैंक्स एंड टू द इन्वेस्टर्स। वो कह रहे हैं कि यार बिजनेस में जान नहीं है, प्लान में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा, शायद प्रोडक्ट हिट नहीं होगा। तो banks are not going to take the risk, and banks are not going to put their amount of loan at risk, and the investors are not going to put their amount of investment at risk because the business plan seems ineffective। कोई भी रीज़न हो सकता है, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। So now the business plan seems ineffective. That's why they do not acquire and they fail to acquire loan and the finance from the investor. Number one. Number two, एक स्टार्टअप है तो उसके पास कोई भी प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। भाई पहला साल है, बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस होती, कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी होती, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इतना रेवेन्यू हुआ है, इतनी सेल्स एक्सपेंसेस ये थे, इतना प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट था, इतना नेट प्रॉफिट था, तो ये अगर चीज़ें होती पिछली प्रीवियस ईयर्स की, तो उसकी बेसिस पे वी कैन एनालाइज एंड वी कैन प्रिडिक्ट एंड देन वी कैन मेक अ डिसीजन कि आपको लोन देना चाहिए, इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि एक स्टार्टअप है तो उसके पास तो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ही नहीं होगा। And when they do not have the previous record, so how the banks are convinced and how the investor are going to convince themselves in order to provide you a finance or loan? तो ये भी एक रीजन होता है स्टार्टअप्स के। नंबर थ्री, हमारे पास कोलैटरल। अब सर कोलैटरल का मतलब क्या होता है आपके पास? कोलैटरल का मतलब होता है हमारे पास सिक्योरिटी। हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, मॉर्टगेज, जिसका मतलब होता है, आपने सुना होगा वर्ड गिरवी, गिरवी रखवाना। तो नहीं, वो इंडियन मूवीज, हमारे पास बॉलीवुड की मूवीज होती हैं जिसके अंदर बड़ा इमोशनल सीन होता है, वो बीवी का मंगलसूत्र ले जाके बैंक में रखवा देता है और कर्जा लेकर लोन लेकर आ जाता है, माँ के गहने रखवा दिए हैं, गोल्ड। तो वो क्या है, ये जो रखवाना है, दैट इज नोन एज प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू द लैंडर, टू द बैंक एंड टू द इंस्टीट्यूशंस, कि भाई इन केस अगर हमने जो आपसे लोन लिया है एंड इफ वी फेल टू रीपे, सो नाउ यू हैव द कंप्लीट राइट ऑफ ओनरशिप ऑन दैट थिंग। तो यहाँ पे बैंक को भी थोड़ा सा भरोसा और एक सिक्योरिटी आती है कि हाँ हमारे पास कोई ना कोई चीज़ कोलैटरल एज अ सिक्योरिटी गिरवी रखवाई हुई है। तो दैट इज नोन एज प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, एंड गिरवी रखवाना इज नोन एज कोलैटरल। अब एक स्मॉल बिजनेस है, उसके पास कोई इतना एसेट तो नहीं है कि वो कोई चीज़ गिरवी रखवा दे, और जो एक स्टार्टअप है वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसके पास भी तो कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो गिरवी रखवा दे। तो इसकी वजह से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट प्रोवाइड द फाइनेंस, जिसकी वजह से लैक ऑफ कैपिटल इन फाइनेंस बिकम्स एन इशू, जिसकी वजह से इवेंचुअली दे फेल टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लीड्स टू द फेलियर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट हमारे पास। नंबर टू, लैक ऑफ कस्टमर बेस। अब दिस इज अ पर्टिकुलर इशू दैट इज फेस्ड बाय द स्टार्टअप्स, न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, बेबी बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं मार्केट के अंदर। तो अब नए हैं, कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कस्टमर्स कैसे आएंगे? कस्टमर बहुत मुश्किल से आएंगे, हमें सर्वाइव और स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें ब्रांड नेम डेवलप करना पड़ेगा। तो lack of customer base is one of the problem that is faced by the startups because they do not have the brand name and image in the market. तो how to get customer? और जो market के अंदर customers हैं, they are loyal to the other businesses. They are offering the high quality product, they are operating at the large scale, अच्छी prices है, अच्छा product है, तो हम आपसे product क्यों खरीदें? और जब आपके पास lack of customer base होगी और customers ही नहीं होंगे, तो how you are going to generate revenue? आपके पास पैसे नहीं आ रहे होंगे और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रेंट जा रहा है, यूटिलिटी बिल्स जा रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेंसेस तो इनकर हो रहे हैं इन ऑर्डर टू कीप द बिजनेस ऑपरेशनल, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज नो जनरेशन ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कस्टमर बेस। तो बिजनेस इवेंचुअली क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गया, कैश नहीं है बिजनेस के पास, एक्सपेंसेस अपनी जगह पे हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। नंबर थ्री, हमारे पास अमाउंट ऑफ competition. Business is a startup
or this business is a small scale business and they both have to face the competition in the market. स्टार्टअप नया बिजनेस है, मार्केट के अंदर अभी आया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जो कंपैटिटर हैं वो तो ग्रो हो चुके हैं, दे आर स्टेबल। यू आर न्यू इन द मार्केट बट दे हैव द स्टेबिलिटी, दे हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दे हैव द कस्टमर बेस, दे हैव द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर, दे आर ऑपरेटिंग एट द लार्ज स्केल। तो उनके पास तो एज है। तो अब आपको इस कंपटीशन के अंदर फेस करना है, इस कंपटीशन को सर्वाइव करना है, क्योंकि वो जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं वो तो कम प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है। वो मार्केटिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, दे आर कमिंग अप विद द न्यू क्रिएटिव आइडियाज। तो अमाउंट ऑफ कंपटीशन स्मॉल बिजनेसेस का भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस उस कॉस्ट को अचीव नहीं कर सकते जिस पे स्टार्टअप्स बड़े लार्ज स्केल बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं। वो डिस्काउंट दे रहे हैं, वो लो प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं। तो व्हेन अ बिजनेस हैज द ब्रांड नेम, इमेज, सब कुछ, और वो अच्छी क्वालिटी के साथ लो प्राइसेस ऑफर कर रहा है, सो व्हाई द कस्टमर्स आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। एंड व्हेन देयर इज नो कस्टमर बेस, नो रेवेन्यू जनरेशन, सो द बिजनेस इज गोइंग टू फेल इवेंचुअली। This can be one of the reason जिसके वजह से it may lead to the failure, or it is a problem that is faced by the startups or the small businesses. Number four, no relationship with supplier. अब ये कब होता है हमारे पास? When a business is new or when a business is a startup. आप मार्केट में नए हैं, when the banks are not trusting you, when the investors are not trusting you, when the financial institutions are not trusting you, why the supplier is going to trust you? You are new. तो सप्लायर कहेगा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द सप्लायर्स एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल, वॉट एवर द थिंग दैट यू रिक्वायर टू इनेबल द प्रोडक्शन और टू इनेबल द ऑपरेशंस, बट ऑन कैश। मैं आपको क्रेडिट ऑफर नहीं कर सकता, मैं आपको उधार पे स्टॉक नहीं दे सकता। तो हमारे पास जो बिजनेस टेबल हैं, दे आर गोइंग टू गेट द गुड्स, सप्लाईज, रॉ मटेरियल ऑन द क्रेडिट, बट बीइंग अ स्टार्टअप यू डू नॉट हैव द दिस पर्टिकुलर एडवांटेज। तो अब आपको कैश ही चाहिएगा, अगर आपको बिजनेस चलाना है, सप्लाईज चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो नाउ यू हैव टू मेक द परचेज ऑन कैश, विच मे लीड टू द कैश फ्लो प्रॉब्लम। सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, प्रोडक्शन आपको करनी है, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम आ सकता है। तो दिस इज नोन एज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि यू डू नॉट हैव द रिलेशनशिप विद द सप्लायर। नंबर फोर डन। नंबर फाइव, पुअर डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन। अब लोकेशन सर क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस। अगर नहीं करती तो ये बड़े बड़े बिजनेसेस अच्छी लोकेशन के पीछे नहीं भागते। अब सर अच्छी लोकेशन क्या है? दिस इज अ चैप्टर ऑफ यूनिट 4 ऑपरेशन, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कॉमन ब्लंडर, आपने एक चीज सुनी होगी प्राइम लोकेशन के नाम से। प्राइम लोकेशन इज द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज बाय द residentials or the companies that are involved in the construction of the apartments and all. प्राइम लोकेशन, शहर के बीचों बीच, सिटी सेंटर, नियर टू दिस प्राइम लोकेशन। लेकिन बिजनेस के अंदर जो लोकेशन का वर्ड है, अच्छी लोकेशन फॉर अ बिजनेस इज नोन एज ऑप्टिमल लोकेशन। ऑप्टिमल लोकेशन एक ऐसी लोकेशन जहां पे बिजनेस के हिसाब से सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल लोकेशन। तो पुअर डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन का मतलब क्या है कि स्मॉल बिजनेसेस और जो स्टार्टअप्स हैं, दे डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू चूज एन ऑप्टिमल लोकेशन, अ गुड लोकेशन डिसीजन फॉर द बिजनेस। सो दे इन्वॉल्व इन द पुअर लोकेशन, और ऐसी लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स नहीं आते, ऐसी लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड वो अवेलेबल नहीं है। तो आई हैव एन एग्जाम्पल कि लुई विटॉन हमारे पास, इट्स वन ऑफ द लीडिंग फैशन ब्रांड इन द वर्ल्ड। उसकी जो लोकेशन है, उसकी हमारे पास एक पर्टिकुलर स्टोरी है। उसके हांगकांग के जो स्टोर की लोकेशन है, उसका एनुअल रेंट $50 million है। 50 $50 million, दैट इज $5 करोड़ है। 5 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो 285 से, तो दैट इज द एनुअल रेंट ऑफ लुई विटॉन स्टोर्स इन हांगकांग। एक स्टोर की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई दे आर स्पेंडिंग, इसका मतलब अच्छी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, दे कैन नॉट चूज एन ऑप्टिमल लोकेशन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल हिंड्रेंस और फाइनेंशियल बैरियर। नंबर 6, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग और पुअर मैनेजरियल स्किल्स भी हो सकती हैं। अब से लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग क्या है हमारे पास?
रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग की, सही है। इतनी सेल्स हुई हैं, इतने रिसीवेबल्स हैं, इससे इतने पैसे लेने, इसको इतने पैसे देने। अगर ये लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग है हमारे पास, सो हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव? देयर इज नो रिकॉर्ड और देयर इज मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड्स आर मिसिंग, सो हाउ द बिजनेस इज गोइंग टू सर्वाइव? तो अकाउंटिंग प्लेज अ वाइटल रोल, तभी तो हमारे पास लोग अकाउंटेंट्स रखते हैं, तभी तो बिजनेसेस हमारे पास वो अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दे मेंटेन द अकाउंट्स रिगरसली एंड रिलीजियसली। तो अगर आपकी सेल्स हो रही हैं और आपकी रिकवरीज नहीं हो रही हैं, एंड इफ यू आर फेलिंग टू पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर्स, तो नाउ द क्रेडिटर्स आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द फाइन क्रेडिट्स एंड ऑल। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसके अंदर हमारे पास अगर अकाउंटिंग इम्बैलेंस है, तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा? अगर हमें, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे और हमें जिनको पैसे देने हैं उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे। तो lack of record keeping is also known as one of the issue that is faced by the small businesses, and this lack of recording will turn the business into failure. So these are the problems that are faced by the small businesses and the startups which might lead to the failure. अब सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि बिजनेस फेस करे और उसके साथ स्ट्रगल करे और इम्प्रूव करके ग्रो भी करता है, क्योंकि जो भी बिजनेस है वो जब स्टार्ट होगा तो वो स्मॉल स्केल पे ही होगा, and they need to survive and they need to struggle, so they need to overcome with these problems. ठीक है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इफेक्टिव कस्टमर बेस डेवलप करनी पड़ेगी, दे नीड टू डेवलप इफेक्टिव बिजनेस प्लान, दे नीड टू चूज अ गुड लोकेशन, दे नीड टू सर्वाइव द कंपटीशन, तभी तो बिजनेस ग्रो होके हमारे पास है। तो ये अमेजोन, एप्पल, ये जितने भी बिजनेसेस हैं, वो डे वन से बिलियन डॉलर कंपनीज तो नहीं है। दे स्ट्रगल फॉर द डेकेड्स, मतलब 20-20 साल लग गए बिजनेसेस को, और अब जाके वो बिलियन डॉलर कंपनीज बन चुकी हैं। तो जो भी बिजनेस होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉल पे, एंड दे आर गोइंग टू फ्लरिश, दे आर गोइंग टू improve, they are going to overcome with the problems, and this particular chances of failure will lead to the success. So this is it. So we are done with this complete area. Akri, objectives and stakeholders, and we are done with the unit one, that is known as the business and the purpose of the business activity, or you can say understanding business activity. So this is it. Thank you.